नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का, पाठकों का और श्रोताओं का जो जुड़े हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ। आज के इस कार्यक्रम में एक दफ़ा पुनः हमारे साथ उपस्थित है एक नई शख्सियत, एक नए ब्यूरोक्रेट। और इस तबसरे का आज का विषय सीधे तौर पर जुड़ा है आम आदमी की उन तमाम जन समस्याओं से जो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उसको प्रभावित करती हैं। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत लेने के लिए उपस्थित हैं जम्मू शहर के एसएसपी श्रीधर पाटिल। पाटिल साहब युवा आईपीएस अधिकारी हैं और जम्मू शहर का एसएसपी होने के नाते उनसे आम आदमी की तवक्को भी कहीं ज़्यादा है। तो स्वागत है पाटिल साहब आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे पाटिल साहब ये रहेगा कि जब हम पूरे प्रदेश की बात करते हैं तो जम्मू और श्रीनगर ये दो बड़े शहर हैं और हम ये कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल हमारी राजधानियां भी यही हैं जी। तुलनात्मक ढंग से देखें तो श्रीनगर में आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा रहा है, खास करके डाउनटाउन इलाकों में। और अगर हम जम्मू की बात करें तो छिटपुट क्राइम और असंगठित किस्म का जो क्राइम है वो देखने को मिला है। अगर हम पिछले एक दो दशक का इतिहास देखें, जम्मू को आप आज की तारीख में अपराध के लिहाज से कहाँ पर देखते हैं? मैं एक ट्रांजिशन स्टेट में देखता हूँ। ट्रांजिशन स्टेट इसलिए पिछले 10-15 साल के पीछे यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम काफ़ी हद तक था। आज की डेट में अगर हम देखते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आज नारकोटिक्स या उस तरीके की गतिविधियाँ छोड़ के कोई ख़ास दिखता नहीं है। हाँ, लेकिन जो क्राइम का ग्राफ है वो एक स्टेडीली बढ़ता हुआ आप देखेंगे ओवर द ईयर्स। आज की डेट में तकरीबन 3000 के आसपास FIRs रजिस्टर होती है एक साल में। और जो पुराने टाइप का जो क्राइम था, जिसको जैसे आपने कहा छुटपुट क्राइम, जिसमें छोटी छोटी चोरियाँ, सीना झपटी, उस तरीके के क्राइम से लेके अब हम एक बदलाव इसमें देख रहे हैं। बदलाव इस तरीके का है कि अब जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो साइबर क्राइम की तरफ बहुत सारा इसका झुकाव जो है वो देखने को मिलता है। इसी को फॉलो करते हुए जैसे हमने साइबर पुलिस स्टेशन का यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक आगाज़ किया है और इस साल वो फुल्ली फंक्शनल मैंने करवा दिया है जी। हम देखते हैं कि एक दिन में कम से कम कोई 15 के आसपास कंप्लेंट्स हम वहाँ पे रिसीव करते हैं जी। और जो कंप्लेंट्स हैं वो छोटे फ्रॉड्स जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड्स होते हैं जी, वहाँ से लेके आइडेंटिटी हैकिंग, फिशिंग, टेक्सटिंग, सेक्सटिंग, उस तरीके के क्राइम्स की तरफ एक बदलाव एक देख रहे हैं। उसके साथ साथ जो कॉम्प्लेक्सिटी क्राइम की है जी, वो बढ़ती हुई देख रहे हैं जी। पहले थोड़ा सिंपल क्राइम होता था, अगर सिंपल इन सेंस की हीनियस किस्म का भी क्राइम है, बहुत बड़ा अपराध माना जाता था मर्डर जी। तो जब मर्डर होता था तो मर्डर होने के बाद जो उस गांव के या शहर के उस मोहल्ले के जो लोग हैं उसमें से कोई ना कोई सामने आता था, देखता था, बताता था जी, और कोई 2-3 दिन के आसपास वो केस जो है सॉल्व होता था। आज इस तरीके का एक क्राइम देखने को मिलता है कि किसी भी क्राइम को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ती है, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा उपयोग करना पड़ता है जी। और उसमें एक एडेड एस्पेक्ट हम कहेंगे कि जो मुलजिम है वो मुलजिम जम्मू सिटी के ही ना होके उसमें बहुत बड़ा एक कंपोनेंट है जो जैसे बाहर के डिस्ट्रिक्ट्स का है या बाहर के राज्यों के लोग जी। इस तरीके का एक एस्पेक्ट जो कॉम्प्लेक्सिटी क्राइम की बढ़ाता है, वो एक एस्पेक्ट भी उसमें देखने को मिल रहा है। पाटिल साहब जी, इसी सवाल को मैं थोड़ा सा आगे लाके कुछ नए रूपरेखा के ढंग से इसको मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। जब आपने जिक्र किया मर्डर का, ख़ास तौर से आपने हत्या का, जिसे हम एक जघन्य किस्म का अपराध मानते हैं, बीते अगर हम 3 से 4 सालों का ग्राफ देखें तो ऐसे बहुतेरे कत्ल के मामले हैं। मैं पर्टिकुलरली जम्मू शहर की बात नहीं करूँगा, जम्मू खित्ते की बात करूँगा, जो आज भी अनसुलझे हैं। मैं अपने सवाल पे आपसे ये एक संशोधन चाहूँगा कि अगर हम देखें जो विकसित देश हैं वहाँ की जो पुलिस की कार्यप्रणाली है उसमें एक बड़ा अहम रोल रहता है FSL का। और आप उन थानों में या उस तरीके का जो पुलिसिंग है उसमें आप देखेंगे कि डिटेक्टिव की बड़ी अहम भूमिका होती है जी। हमारे जहां पहली बात जो देखने में आता है कि FSL की सुविधा ही पिछले कई सालों में तो तरीके से उपलब्ध हुई नहीं, और अगर हुई भी तो उतने ट्रेंड लोग हमारे पास नहीं थे। तो मैं आपसे सीधा ये सवाल पूछना चाहूँगा
कि हमारी पुलिसिंग में थानों के स्तर पर जो एक वो डिटेक्टिव का पद है, एक ऐसा पुलिस अधिकारी जिसे बड़ी बारीकी से, बड़ी नफासत से पता होता है कि अगर कहीं कत्ल हुआ है, कोई हत्या का मामला है, तो कैसे कड़ी दर कड़ी सबूतों को जोड़ना है और कैसे, जैसे आपने साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात की, उसे एफएसएल के माध्यम से या वो तमाम नई तकनीक जिनसे जुर्म का पता लग सके, जिससे जो इंसाफ है वो हो सके और अपराधी जो हैं वो सलाखों के पीछे जा सकें, उस लिहाज से जम्मू पुलिस कहाँ पर है? अगर हम पुलिसिंग और इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश की बात करें, तफ्तीश में कई सारे जो बदलाव आते नज़र आ रहे हैं, जैसे टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से या लोअर कोर्ट की तरफ से पर्टिकुलर एक टाइप ऑफ क्राइम को लेके डायरेक्शंस निकलती है, गाइडलाइंस निकलती है जी। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो या किसी को अक्यूज़ को अरेस्ट करना हो जी, तो जो गाइडलाइंस है वो अब इतनी इलेबरेट होती जा रही है कि आपको पर्टिकुलर टाइम फ्रेम दी जाती है कि आपको, जैसे अगर आपने किसी को अरेस्ट किया तो इतने घंटे के अंदर अंदर आपको उसके रिलेटिव को बताना ही बताना है जी, इतने घंटे के अंदर अंदर आपको उसको हॉस्पिटल लेना ही लेना है जी। तो ये जो छोटी निटिग्रिटीज अब बढ़ती जा रही है, गाइडलाइंस जैसे जैसे आती जाती हैं वैसे वैसे वो जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर है वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से इवॉल्व होता जा रहा है जी। जो पुराने हमारे तफ्तीशी थे उनके टाइम पे ये जो गाइडलाइंस है, ये इतनी डिटेल्ड गाइडलाइंस जो है मैं कहूँगा नहीं थी, लेकिन उनकी जो सोचने की और एक जिसको हम कहते हैं कि अनुभव कह सकते हैं, इन्वेस्टिगेटिव माइंडसेट जो होता है जी, वो बहुत ज़्यादा दिखाई देता था जी। अभी प्रोसीजरल एस्पेक्ट जो है वो थोड़ा और ज़्यादा दिखाई देता है जी। हमारे पास जो तफ्तीशी अधिकारी हैं उनकी जो कमी थी, उन कमी को पूरी करने के लिए अभी हमने कोई 600 के आसपास सब इंस्पेक्टर्स की नई भर्ती की है जी। और उनका जो ट्रेनिंग अभी चल रहा है उधमपुर में, उसमें इसी एस्पेक्ट को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि ये आने वाले टाइम के हमारे तफ्तीशी अधिकारी होंगे और 4-5 साल के बाद ये हमारे चौकी, थाने वगैरह चलाएंगे। एक चीज़, एक अच्छी बदलाव मैं देख रहा हूँ जे के पुलिस में जी, कि हम लोग अभी जब भर्ती करते हैं तो भर्ती करते टाइम ही ये देख रहे हैं कि हमें किस चीज़ की या किस ऑफिसर की हमें ज़रूरत है। जैसे हमने सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर्स रिक्रूट किए जी, आज के डेट में वो इंस्पेक्टर कंप्यूटर बने हुए हैं, तकरीबन 10 साल का 15 साल का उनको तजुर्बा हो चुका है कंप्यूटर का, और कंप्यूटर के साथ साथ फिर साइबर क्राइम के वेरियस फाइनर एस्पेक्ट्स का जी। तो ये चीज़ इन्वेस्टिगेशन में मैं बदलाव और एक अच्छी बदलाव, इम्प्रूवमेंट जिसको हम कह सकते हैं, वो देख रहा हूँ। जहाँ तक अभी की जो पोजीशन आपने बताई एफएसएल वगैरह की, भारत हम ओवरऑल एज कंट्री एक विकसनशील देश है जी। रिसोर्सेज की कमी यहाँ पे है, ये तो सबको मतलब जाहिर बात है जी। लेकिन जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, उनका सबसे अच्छा उपयोग किस तरह हम कर सकते हैं जिससे कि हमें जो मुमकिन रिजल्ट्स है वो रिजल्ट्स हम पा सके जी। उस तरफ हमारा प्रयास रहता है। और जहाँ तक मैं कहता हूँ कि पिछले, अगर हम इस साल की बात करें जी, इस साल में जो सेंसेशनल मर्डर केसेस जम्मू में 2-3 हुए थे जी, जैसे आपको याद होगा घरोटा में एक मर्डर केस हुआ था, जिस तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन चला जी, और जितना हमने सीनियर ऑफिसर्स ने उसको बारीकी से इसको सुपरवाइज किया जी, कंप्लीटली डिफरेंट पिक्चर सामने आ गया। टेक्नोलॉजी का इतना अच्छा उसमें इस्तेमाल हुआ है कि आप देखेंगे कि किस तरीके से कौन सी चीज़ वहाँ पे हुई, जो विक्टिम है जिसकी हत्या की गई थी वो लेटा हुआ था या बैठा हुआ था जी, फायर कब हुआ है, लेटते हुए हुआ कि बैठते हुए हुआ जी, ये सारी चीज़ें हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट किया है, दोबारा से उसको बनाया हुआ। एक यहाँ पे हत्या हुई थी, जाने माने वकील थे, मुझे नाम याद आ रहा, ग्रेटर कैलाश एरिया में हुई थी, बहुत जाने माने वकील थे, और उसके बाद जो हत्या करके जो उनके हत्यारे हैं वो भागे थे, और किस तरीके से हमने उनको दिल्ली और बाहर बहुत जगह ढूंढ के लाया। इसके अभी जैसे कल परसों एक जो यहाँ पे हुआ शहर के बीचों बीच पकड़ंग कच्ची छावनी एरिया में जो हुआ था वहाँ पे, सो हम देख रहे हैं कि हमारा जो फोकस है वो फोकस इस दिशा में है कि अगर किसी ने इस तरीके का कोई कदम उठाया तो ज़रूरी है कि वो जो कल्प्रिट है उसको अदालत के सामने ज़रूर लाया जाए, और ज़रूरी है कि हम केस इतना पुख्ता बनाएं कि उसकी सज़ा जो है वो तकरीबन फाइनल हो जाए। प्रोसिक्यूशन जो हमारा नया विंग बना है जी, बाकी सारी हमारी एफएसएल हो या बाकी चीज़ें हो जिसमें जो कमियां हैं
वो कमियों को हम धीरे धीरे पूरा करने की तरफ गवर्नमेंट उसके कदम उठा रही है, लेकिन जो अवेलेबिलिटी है उस अवेलेबल रिसोर्सेज को बेस्ट कैसे यूटिलाइज करें, दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। एसएसपी साहब, अब एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ, अमूमन देखा ये गया है कि जब कभी कोई अज्ञात शव बरामद होता है तो पुलिस की एक मतलब पल्ला छुड़ाने वाली जो एक उसकी जो रणनीति है वो रहती है कि 174 लगाइए और संदिग्ध परिस्थितियों में मिला हुआ शव बताकर मामले से आप हाथ पीछे खींच लीजिए। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूं जो देखा गया है। आपने 3 बड़ी हत्याओं का जिक्र किया जो आपके टेन्यूर में हुआ। मैं आपके कार्यकाल से थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। जम्मू यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बाहरी जो दीवार है उसके साथ आज से करीब 3 साल पहले एक महिला की शब्द विकसित शब्द तो बरामद होता ही है, अलबत्ता उसका शरीर जला हुआ था। आज इस बात को 4 साल हो गए और ऐसे में कम से कम आपको 10 से 12 मामले गिना सकता हूं। ऐसे ही एक हत्या हुई थी, ये जो उधमपुर धार रोड है उस पर एक डेड बॉडी बरामद हुई थी एक महिला की। तो ऐसे बहुतेरे मामले हैं जिनमें 174 लगा और वो एक कहावत है कि लहू बोलता है, तो वो लहू बोला नहीं, ना ही मामले वो हैं वो सुलझ पाए। इस पर आप क्या कहेंगे? 174 पर मैं पर्टिकुलरली आपसे पूछूंगा। इस पर मैं सिर्फ एक बात आपको कहना चाहूँगा। जनरली जब आपके सामने जो जिसकी डेथ हुई है उसकी डेथ का कोई वजह नहीं मिलती है, सामने वजह कोई दिखती नहीं है, तो उस टाइम कानून में प्रोसीजर है कि 174 के तहत आप तफ्तीश शुरू कर दीजिए जी। ना 2 तरीके हैं तफ्तीश के, एक तो आप एफआईआर रजिस्टर करके करिए या एक 174 रजिस्टर करके करिए जी। तो दोनों तरीकों से अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेशन ही होती है। 174 में ये है कि जब आपके पास फिर पुख्ता थोड़ा बहुत सबूत मिल जाता है, इट इज़ लाइक एन इंक्वायरी इनटू द कॉज ऑफ डेथ। इंक्वायरी में अगर आपको लगता है कि हाँ ये हत्या की तरफ जा रहा है तो आप फिर इमीडिएट एफआईआर रजिस्टर करते हैं और फिर एफआईआर के थ्रू इन्वेस्टिगेशन करते हैं जी। एक ऐसा ही केस अखनूर में मेरे सामने आया था मेरे टेन्योर में जी, जिसमें रात में जो एक रिटायर्ड आर्मी पर्सनल था उसकी रात में ही अपने घर में ही हत्या हुई थी जी। जब सुबह देखा तो बॉडी पे कोई ऐसे मार्क्स नहीं है वायलेंस के या ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। सो एक नेचुरल टेंडेंसी है किसी भी पुलिस ऑफिसर की या किसी की भी जो वहाँ पे विटनेस होगा उनकी, कि जब कोई जैसे मुंह से कोई झाग नहीं आ रहा है या कोई फिजिकल जो टसल या जो लड़ाई झगड़े का कोई मार्क नज़र नहीं आ रहा है जी, तो फिर क्या हो सकता है, इसको हम डायरेक्टली हत्या कैसे कहें जी, तो एक डाउट क्रिएट होता है। सो उस टाइम वो डाउट क्रिएट हुआ और फिर जो ओपिनियन बना उस टाइम के जो ऑफिसर्स थे वहाँ पे उसमें उनका ओपिनियन बना कि इसको कोई मार्क्स दिख नहीं रहे हैं, तो हम 174 के तहत इंक्वायरी इनिशिएट करते हैं एंड हम जो मेडिकल ओपिनियन आएगी, मेडिकल ओपिनियन में पता चलेगा कि कहीं पॉइजनिंग तो नहीं है, कहीं और तो कुछ नहीं जी, तो उसके हिसाब से हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। सो आई प्रिवेल्ड एंड आई सेड कि सबसे पहले हम एक काम करते हैं, घर में जो लोग थे जी उनको अच्छी तरीके से पूछताछ करते हैं जब उस टाइम घर में लोग थे, और ये असरटेन करते हैं कि अगर ये इनके साथ थे जी तो जब इनकी डेथ हुई है तो इनको पता कैसे चला नहीं जी। तो उस लाइन पे हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और जब इन्वेस्टिगेशन थोड़ा आगे बढ़ा 2-3 घंटे आगे बढ़ने के बाद उसमें से एक आदमी ब्रेक हो गया एंड उसने कहा कि नहीं यहाँ थोड़ा बहुत झगड़ा हमारा हुआ था। जब उन्होंने वो ब्रेक पॉइंट आया और जब पता चला कि नहीं कोई ना कोई झगड़ा यहाँ पे हुआ है, सो मेरी तरफ से मैंने कहा कि इसमें हम एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ना कि हम 174 में इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और उसमें एफआईआर लगी, इन्वेस्टिगेशन हुआ और बाद में पता चला कि ये असल में एक हत्या का मामला था और उसमें फिर 2 अक्यूज़ जो है वो गिरफ्तार है, आज भी वो बंद है। नाउ ये जो आपने पॉइंट बताया इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे मामला होते हैं कि जिसमें एग्जैक्टली और इमीडिएटली अभी ये नहीं पता चलता है कि ये हत्या हो सकती है या ये कोई और चीज़, कोई नेचुरल कॉज वगैरह से डेथ हो सकती है, तो वहाँ पे प्रोविज़न है 174 की। और मेरे यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद हमने ये इंश्योर करना शुरू कर दिया है कि जहाँ पे भी एकदम आसानी से आपको सामने दिख रहा है कि ये नेचुरल कॉज नहीं है, इस तरीके से नेचुरली आदमी नहीं मर सकता है, तो वहाँ पे आपको एफआईआर लगा के ही इन्वेस्टिगेशन करें। एसएसपी साहब, हम अपने इस साक्षात्कार को थोड़ा सा एक अलग रुख देने की कोशिश करेंगे।
एक बड़ी आम धारणा हमने देखी है कि किसी भी मेट्रो सिटी की अगर मैं बात करूं तो रात का वक्त जो होता है वो अपराधियों के लिए या अपराध जगत के लिए काफ़ी मुफीद माना जाता है। जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि जम्मू शहर और यहाँ की कमान जो है ये एक बड़ी चुनौती रहती है। अब मैं इसे तुलनात्मक ढंग से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर हम देखें अब से कुछ साल पहले यहाँ पर एक IPS अधिकारी अतुल गोयल, अगर मैं सही हूँ तो वो SSP रहे। उनके वक्त में एक बड़ा काबिल तारीफ फैसला लिया गया। उन्होंने 4 अलग अलग टीम्स बनाई जिनको उन्होंने डिप्यूट किया, जैसे चोरी चकारी से लेकर स्नैचिंग तक और नाकों के ऊपर जो सख्ती थी। तो ये मेरा जाती अनुभव है, जो मेरी बात हुई, जो ग्राउंड लेवल पे आपके लोग काम करते हैं, तो एक अनुभव किसी ने मुझसे साझा किया था कि उनकी रात को गश्त में ड्यूटी लगी और उन्होंने उस ड्यूटी के दौरान एक कार के पहिए चुराने वाले आदमी को रंगे हाथों पकड़ लिया। तो होता ये है कि हमने ये देखा है कि अमूमन पुलिस वाले जो हैं वो दिन के टाइम तो एक्टिव रहते हैं, रात के वक्त में पुलिस की वो प्रेजेंस खास करके शहरी इलाकों में नहीं दिखती है। और ना ही जुर्म को अलग अलग हिस्सों में बांटकर, जैसे मैंने बोला संजीवनी टीम बनाई, चोरों के लिए एक अलग से कोई उन्होंने प्लान किया, तो ये 4 अलग अलग विंग्स बनाए। क्या इसको लेकर आपके जहन में कोई आइडियोलॉजी है जो हम जम्मू शहर में जल्दी देखेंगे? मैं आपके साथ ज़रूर साझा करना चाहूँगा। जो टीम सर ने बनाई थी वो टीम आज भी हम उनको चला रहे हैं। ये है कि उनको हो सकता है उस तरीके से हम पब्लिसिटी नहीं दे पाए कि जिसकी वजह से पब्लिक के उसमें नॉलेज में वो चीज़ नहीं रही हो जी। अगर आप क्यूमुलेटिव उसमें फिगर्स देखेंगे और देखेंगे कि पिछले से 5-6 सालों के मुकाबले में इस साल चोरियाँ कितनी हुई जी। चोरियाँ अगर हम देखें तो शहर का मैं मानता हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में होने वाला क्राइम यहाँ पे देखा गया है। हर साल कोई 300-400 के आसपास मामले हमारे सामने रजिस्टर होते हैं पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। इस साल की अगर हम फिगर देखते हैं तो इस साल चोरियों पे बहुत ही अच्छा काबू पाने में हम लोग कामयाब हुए हैं। इसकी वजह ये है कि जैसे आपने कहा कि नाइट टाइम में जो गश्त है वो नाइट टाइम की गश्त हमें प्रिवेंशन में मदद देती है, चोरी होती नहीं है। जिस तरह आपने एक एग्जांपल कोट किया उस तरीके से हमने कोई 4-5 ऐसी चोरों की टीमें हमने पकड़ी है इसी गश्त के दौरान। ओके। और साथ ही साथ इस साल एक और अच्छी चीज़ हुई है जी। जैसे जो हमारी फ्लाइंग की गाड़ियाँ हैं वो भी आज थाने के कोऑर्डिनेशन में चलती है जी। थाने के कमांड कंट्रोल में भी चलती है। सो आपके पास रात के समय एक थाने के या एक चौकी के जो जुरिडिक्शन है उसमें कम से कम 2 टीमें अवेलेबल होती है। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम भी अवेलेबल होती है, प्लस ये जो चोरी रोकने के लिए जो स्पेशल टीमें बनी हैं वो भी अवेलेबल होती है जी। इससे भी आगे बढ़ के मेरे कुछ SHOs, मेरे कुछ थानेदार ऐसे हैं कि जिन्होंने एरिया को बहुत छोटे छोटे बीट्स में डिवाइड किया है। ओके। एक बीट जैसे एक मोहल्ला एक बीट बना दिया जी। या एक जैसे एक बाज़ार है, छोटा सा बाज़ार है जो 200-300 मीटर जिसका रोड का लेंथ होगा, 300 मीटर लेंथ के बाज़ार को उन्होंने एक बीट बना दिया और उस बीट में एक कांस्टेबल एक SPO ऐसे करके 2 लोगों को नाइट पहरे के लिए लगा दिया जी। और वो लोग फिर अपनी बाइक पे या पैदल करके गश्त करते रहते हैं पूरी रात जी। उनकी जिम्मेदारी लगाई गई कि अगर इस एरिया में चोरी हो गई तो ये आपकी जिम्मेदारी है जी। तो उस वजह से उनको रात भर वहाँ पे रुकना ही पड़ा। जिम्मेदारियों को बढ़ाया गया जिससे आपका ये कहना है कि जो अपराध है उस पर काबू पाया गया। इससे बढ़ के जी एक जिसको मैं कहूँगा कि टेक्नोलॉजिकल एक इनिशिएटिव भी हमने लॉन्च किया जी विदाउट एनी कॉस्ट, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट कहिए जी। गूगल ने गूगल शीट्स करके एक सॉफ्टवेयर टाइप बना के हर एक के फ़ोन में वो अवेलेबल है जी। उस तरीके का एक शीट हमने कॉन्फिडेंशियल अपने ग्रुप में एक सर्कुलेट किया है जिसमें जितने भी चोर हम पकड़ते हैं जी तो उनका मोडस ऑपरेंडी उसमें हम शेयर करते हैं, उसको फ़ोटो शेयर करते हैं। जैसे अगर हमने कोई बाइक चोर हमने अगर मान लीजिए पीर मीठा पुलिस स्टेशन ने पकड़ा है जी तो उनका फ़ोटो, उसका किस तरीके से चोरी वो करता है, कहाँ कहाँ चोरी की है, वो थोड़ा सा शेयर करता है। अब जो अगर इसी तरीके की कोई बाइक चोरी सेम स्टाइल में सेम मोडस ऑपरेंडी में अगर मान लीजिए सतवारी की जुरिस्डिक्शन में होती है जी तो SHO सतवारी जब सस्पेक्ट्स को बुलाता है तो वो सिर्फ बाइक के चोरों को बुलाता है। ओके। उससे ये होता है कि ज़्यादा चांसेस हमारे बन जाते हैं कि वो चोरी रिकवर होती है। इससे आप ये भी देखेंगे कि इस साल का
जो चोरी की रिकवरी का जो हमारा परसेंटेज है वो भी बहुत हाई गया हुआ है। श्रीधर साहब, आपका ये कहने का अर्थ है कि अपराध और अपराधी का जो मॉडस ऑपरेंडी आपने बताया, उसकी कार्य करने का जो तरीका है उसको शेयर किया जाता है और उससे फ़ायदा होता है। अब मैं एक बड़ा अहम तरीन सवाल जो मैं जिस पे आपसे जिक्र करना चाहूँगा, आज से कुछ साल पहले मैं काल्पनिक नाम कोई भी आप ले लीजिए, एक युवती की यहाँ पे मौत होती है, जिसके बाद ये स्पष्ट होता है कि जम्मू भी ड्रग्स की चपेट में आ गया। एक बहुत बड़ी चुनौती पुलिस के लिए। मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो साझा करना चाहूँगा और आप इस वीडियो को जब आप गौर फरमाएंगे, तो श्रीधर सर, जैसे हमने अभी बात की, मैंने आपको ये वीडियो दिखाया, एक हिंदी दैनिक जो 4 राज्यों में प्रसारित हो रहा है। तो आलम ये है कि ये महानुभव जो हैं, ये एक बड़े अखबार के दफ्तर के बिल्कुल ठीक बाहर खड़े होकर अगर ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, तो एक बड़ा स्पष्ट संकेत मिलता है कि कहीं ना कहीं जो युवा है वो नशों की गिरफ्त में है। अब इसके बहुतेरे कारण हैं, मानसिक हैं, शारीरिक कारण है, पेरेंट्स का एक कोऑर्डिनेशन है, ये पूरे समाज का दायित्व बनता है। मेरा आपसे यहाँ पर ये सवाल रहेगा, ड्रग्स को लेकर पुलिस की बंदिशें बड़ी हैं। मैंने देखा कि ऐसे भी पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने बाकमाल काम किया, पुलिस की वर्दी पर दाग रहे हैं, और अगर आप साजी मोहन से शुरू करें तो एक बड़ी लंबी फेहरिस्त वहाँ भी बनती है। लेकिन ये भी सच है कि ऐसे पुलिस अधिकारियों की भी एक बड़ी जमात है जो कम से कम ड्रग्स के मामले पे कंप्रोमाइज़ कतई नहीं करते, लेकिन उनकी दिक्कतें भी वैसी हैं जिसे हम प्रोफेशनल हैजर्ड्स कह सकते हैं। मसलन वो अपनी यूरिडिक्शन से बाहर नहीं जा सकते, और अगर उनको कोई ऐसा अपराधी मिलता भी है, कोई कुरियर मिलता है जो छोटे स्तर पर काम कर रहा है, तो मौके पर उनके पास वो मात्रा नहीं है जिसको वो दिखा सके, और अपराधी जो है वो जब कोर्ट में पेश होता है तो कम मात्रा की वजह से वो बच जाता है। तो ये जो दिक्कतें हैं, खास तौर से नशे को, ड्रग्स को, और उसमें मैं जोड़ना चाहूँगा मैरिजुआना, LSD या इस तरीके की और आधुनिक नशे की जो एक कड़ी है ना, वो भी जुड़ती चली जा रही है, रेप पार्टियों में खास तौर पे। तो पुलिस इस चुनौती को कैसे देखती है, और निकट भविष्य में पुलिस की जो कार्यकुशलता है वो कैसी दिखेगी? सबसे पहले ये एक बहुत ही सेंसिटिव और एक बहुत ही चैलेंजिंग इशू आज की डेट में हमारे समाज के सामने जो है वो है जी। नशा और नशे का बढ़ता जो स्वरूप है, और नशे के चपेट में आते हुए जो युवा है, वो देख के इतनी परेशानी सी लगती है कभी जी। ये युवा जो हमारे देश का भविष्य है जी, अगर ये नशे की लपेट में आ गए तो फिर हमारा भविष्य किस तरीके का रहेगा, इस तरीके की सोच में कभी मैं पड़ता हूँ जी। जहाँ तक पुलिसिंग और पुलिस के साथ हम पुलिस में रह के इस इशू को कैसे डील करना है इसकी बात है जी। इस इशू को मैं 2 साइड से देखता हूँ। अगर हम इकोनॉमिक वे में इसको देखें तो डिमांड एंड सप्लाई साइड जिसको हम कह सकते हैं जी। जहाँ तक जो नशे में लिप्त युवा है जी, हमें उसको इंडिविजुअल केस लेके देखना पड़ता है। जी। जैसे आपने कहा इसके बहुत सारे कारण हैं और हर एक के कारण अलग अलग हैं। जी। एक जो युवा है, युवा युवती
उसके हर एक के अपने अपने कारण हैं कि वो क्यों नशे के अधीन हो रहा है या हुआ है जी। और उन सभी कारणों को हमें जब तक हम उसको रिजॉल्व नहीं करते हैं तब तक उसको नशे की उस लत से बाहर निकालना मुश्किल बनता है हमारे जी। दूसरा, मार्केट में जो सप्लाई है जी। उस मार्केट में सप्लाई के बारे में भी क्या सोचते हैं। जहाँ तक मैं अपनी टीम की बात करूँगा जी, हमने एक पॉलिसी, एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच इसके लिए अपनाया हुआ है। उसमें मैं सक्सेस नहीं गिनाना चाहूँगा, लेकिन मैं उसने में अप्रोच बताना ज़रूर चाहूँगा जी। जहाँ तक सप्लाई की बात है, सप्लाई चेन की बात है, हम छोटी से छोटी लेके बड़ी से बड़ी मछली तक पहुँचने का हमारा प्रयास है जी। हाल फिलहाल में कोई 15-20 दिन पहले आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि 60 kg हीरोइन वी कवर्ड दैट, जो पाकिस्तान से जी, इस तरफ आ रहा था, उसको पकड़ा भी जी, और उसके पीछे जो लिंक थी, जो कि आगे जाके पंजाब तक और वहाँ से कश्मीर तक जो लिंक बन रही थी उसकी, उन सभी लिंक को हमने अरेस्ट किया है। जी। अभी एक केस में 7 और दूसरे में 2 करके 9 लोग अभी उसमें हमने अरेस्ट किए हैं, लाखों रुपए रिकवर किए हैं और करोड़ों की जो जिसकी प्राइस है ड्रग्स की, जी, वो हमने रिकवर की हुई है। और ऐसी रिकवरीज जो फिर नारकोटिक्स से लेके नार्को टेरर तक जाके पहुंचती है, पड़ोसी मुल्कों से जो इसका सप्लाई हो रहा है, वो सारी जो बड़ी से बड़ी मछलियां हैं उनके पीछे भी हमारा है। जब जम्मू डिस्ट्रिक्ट में एज एसएसपी जम्मू मैंने ज्वाइन किया था, मुझे याद है कि गांधीनगर पुलिस स्टेशन में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी हुई थी और उसमें मुझे ये सवाल वहाँ पे पत्रकारों ने किया था, आपका क्या अप्रोच है। तो उस टाइम जो मेरा अप्रोच बताया था मैंने, वो यही था कि 2 ग्राम, 4 ग्राम, 10 ग्राम हेरोइन से लेके हम शुरुआत करेंगे जी, लेकिन हम पहुंचेंगे किलोज में और हम पहुंचेंगे टॉप तक जी। जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन को टॉप से लेके नीचे तक पूरा डिसमेंटल करने का हमारा टारगेट है, हमारा उद्देश्य है। और उस दिशा में मैं अपनी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा आपके इस मंच पे जी। बहुत अच्छा काम वो लोग कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और साथ साथ रिकवरीज भी बहुत अच्छी। और जो प्रोफेशनल हैजेट्स मैंने आपसे पूछे अधिकारियों के, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। जहाँ तक आपने एक मुझे बताया जुरिस्डिक्शन, जी, हमने जम्मू में हमारी जो अपनी जम्मू की टीम है, हम सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया है कि जिसके पास इस तरीके की खबर होगी, पर्टिकुलरली नार्कोटिक्स की, उसके लिए हम जुरिस्डिक्शन का लिमिट नहीं रखेंगे। ओके। जो कंसर्न जुरिस्डिक्शन का अधिकारी है वो भी उसमें साथ में जाएगा, लेकिन जुरिस्डिक्शन का लिमिट हम नहीं रखेंगे। रादर हमारा ये अप्रोच है कि हम पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट का जो नेटवर्क है उस नेटवर्क को कैसे स्मैश करेंगे। बहुत ही अच्छा एक उदाहरण मैं बताना चाहूँगा कि हाल फिलहाल में नगरोटा में कुछ 50-60 ग्राम हेरोइन और 9.5 लाख रुपए कैश हमने बरामद किया था, जिसमें रूरल जोन और नॉर्थ जोन जी, पुलिस स्टेशन नगरोटा, पुलिस स्टेशन पीरमीठा, पुलिस स्टेशन सिटी, 3-4 पुलिस स्टेशंस, इनका सब का उसमें एक टीम वर्क है। ओके। जहाँ तक मैं आरएसपुरा का जो केस जो 60 kg हीरोइन का पकड़ा था जी, उसकी बात करूँगा, हमारा हेडक्वार्टर जोन, साउथ जोन, नॉर्थ जोन और उसमें कई सारे ऑफिसर्स का उसमें योगदान है। सो वी वर्क एज अ टीम, जम्मू की टीम एज काम करते हैं। तो उससे हम जो हमारे ऑक्यूपेशनल कुछ जो बॉटलनेक्स बनते हैं, उन बॉटलनेक्स को कम करने का प्रयास करते हैं। दूसरा जो मैंने पहले अप्रोच बताया आपको, एक है हमारा सप्लाई साइड का जो चेन है, उस चेन को पूरी तरह डिसमेंटल करना, उसके ऊपर कंटिन्यूस नजर रखना। ये नहीं कि आज हमने उनको पकड़ लिया, आज वो हवाला चले गए, जब वहां से वो बेल आउट होकर बाहर आएंगे तो बहुत सारे हद तक ये होता है कि दे गो इनटू रिलैप्सिंग, फिर से वो दोबारा वो कारोबार शुरू करते हैं। तो अगर किसी ने दोबारा कारोबार शुरू किया है तो उनको भी मैं आपके मंच के माध्यम से सीधा यहाँ से चेतावनी देना चाहूँगा कि हमारी पूरी नज़रें उनके ऊपर होती है। दोबारा से जो करेगा, एक तो उसकी ज़मानत कैंसिल करवाएंगे, जब्त करवाएंगे, साथ ही साथ दूसरा जो केस लगेगा उसमें कानून में एडिशनल पनिशमेंट का प्रोविज़न है, ज़्यादा उसमें और पनिशमेंट होती है, वो भी हम सेक्शन इन्वोक करेंगे, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स से बात करेंगे जी। और दूसरा जो इसका हमारे जो मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच का पार्ट है, वो है कि हम जो हमारे युवा युवती इस नशे के अधीन हो चुके हैं जी, उनके साथ एक फ्रेंड बन के, एक भाई बन के हम किस तरीके से उनके साथ जुड़ सकते हैं। अगर सप्लाई करने वाले, नारकोटिक्स का कारोबार करने वाले अपना एक अगर नेटवर्क बना सकते हैं और नेटवर्क बना के अगर ये बेच सकते हैं तो क्यों रोका नहीं जा सकता, क्यों नहीं कि हम सब लोग मिलके पूरा समाज, और समाज में चाहे लॉयर्स हैं, चाहे एनजीओज, या बहुत सारी अच्छी एनजीओज इसमें काम करती हैं,
वो सारी NGOs, लॉयर्स, जो लोग जो पहले नशे में लिप्त थे लेकिन आज वो नशे से बाहर आ चुके हैं, वो लोग, देयर इज़ अ ग्रुप नेमली नारकोटिक अनोनिमस, बहुत अच्छा काम करते हैं। वो अपना चेहरा बताते हैं, दिखाते नहीं है, लेकिन काम बहुत अच्छा करते हैं। ऐसे लोग, अगर हम सब लोग मिलकर हम अपना एक नेटवर्क बनाएं, नशे के खिलाफ एक मुहिम छेड़े, तो सफलता मिल सकती है। सफलता जरूर मिलेगी। सकारात्मक सोच की जरूरत है। SSP साहब, हम कार्यक्रम के समापन की ओर हैं। एक सवाल, बड़ा अहम सवाल जो मैं आपसे यहाँ पे करना चाहूँगा, अगर हम जम्मू खित्ते की बात करें तो बड़े गिनती के में कुछ ऑफिसर्स ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं, थाना स्तर के मैं अधिकारियों की बात करूंगा। मसलन आप इसमें एक नाम है SHO बिश्नेश, SHO जसरोटिया, और एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ये वो डैशिंग ऑफिसर्स, मतलब जिनका एक दबदबा है, जिसे बिना किसी भूमिका के मैं ये बताना चाहूँगा कि जिन इलाकों में इनकी तैनाती होती है तो अपराधियों में एक इनकी ऐसी इनकी पहचान बन चुकी है कि वो दाएं बाएं सरक जाते हैं। तो ऐसे ऑफिसर्स, इसमें जैसे मैंने तीसरे शख्स का, मैं शायद इंस्पेक्टर दलजीत नाम है उनका, हमने उनको ऐसे काउंटर ऑपरेशंस में, राजबाग में आतंकी हमला हुआ तो मौके पर वो पहुंचे और उन्होंने जिस तरीके से, जिस बहादुरी से उन्होंने काम किया। इंस्पेक्टर सोनू शर्मा दागी जरूर हैं लेकिन एक बड़ी लंबी फेहरिस्ती है उनकी भी रहती है, जिस तरीके से उन्होंने आतंकवाद पे उस चिनाब वैली में काम किया। तो मेरा ये कहने का आपसे सवाल यहाँ पे ये है कि ऐसे अधिकारी, बड़ी बार देखा गया कि उनको दरकिनार कर दिया जाता है, उनको दोबारा ऐसे महकमे के ऐसे हिस्सों में भेज दिया जाता है जहाँ पर उनकी जो क्षमता है, जो वो ग्राउंड लेवल पे काम कर सकते हैं, वो नहीं होती। इस पर पुलिस महकमे का, नो आई एम नॉट गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन टू द कंसर्न्ड SSP ऑफ जम्मू, आई एम डायरेक्टली आस्किंग टू द क्वेश्चन to an IPS officer who will be positively, the time will come when he will be in a position to take decisions like that. तो मेरा ये सवाल आपसे है कि ऐसे ऑफिसर्स को प्रोत्साहित करना, उनकी पिछली बैकग्राउंड को देखते हुए जैसे उन्होंने काम किया है और जो छवि उन्होंने अपराधियों के लिए, अपराधियों की नज़रों में बनाई है, और जो क्राइम रेट का जो ग्राफ उनके इलाकों का है, उसको देखते हुए महकमा क्या सोचता है और उनके लिए किस तरीके से उनको प्रोत्साहित करने के लिए काम करने की मंशा महकमे की है? ये सवाल आपने कहा कि एज एन IPS ऑफिसर आप जवाब दे दीजिए। जी, मैं एज IPS ऑफिसर और साथ ही साथ एज SSP जम्मू, दोनों तरफ से मैं इसमें जवाब देना चाहूँगा। हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी है, पॉलिसी ये है कि राइट मैन, राइट पर्सन एट राइट प्लेस। जहाँ तक आपने कुछ अधिकारियों का नाम लिया, बहुत ही अच्छा काम उन लोगों ने किया हुआ है, जम्मू में बहुत अच्छा नाम कमाया हुआ है जी, और उससे मैं वाकिफ़ भी हूँ। हमने जैसे कहा कि अधिकारी को उस जगह पे होना चाहिए कि जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि आपके जो स्ट्रेंथ्स हैं, उन स्ट्रेंथ्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन वहाँ पे हो सके। जी, कुछ बार ऐसा होता है कि जो अधिकारी जिनकी मान लो तबादला हो जाता है तो उनको इनिशियली ऐसा लगता है कि मुझे जो है साइड किया गया, दरकिनार किया गया। आप इसको क्या बोलते हैं, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किसी वक्त मुझे खुद भी ऐसा कभी लगा था जी कि मुझे साइड कर दिया गया है या क्या। जी जी, ये जो फीलिंग है, ये एक टेम्पररी फीलिंग, ऐसी डिमोरलाइज भी करती है। ये फीलिंग ऐसी होती है, ये टेम्पररी एक फीलिंग होती है, लेकिन ये फीलिंग ऐसी होती है जी कि जब आप आपने अपना एक दायरा बनाया होता है, कंफर्ट जोन बनाया होता है, जो कि एक आध जगह पे आप जब एक साल रहते हैं तो आपका एक जोन बन जाता है, एक कंफर्ट जोन बन जाता है, और उससे अब आपको कोई जब थोड़ा सा हिलाना चाहता है तो आपके मन में ये विचार आना शुरू होता है कि मुझे क्यों साइड किया गया, मुझे क्यों हिलाया गया। लेकिन बाद में जो मैंने रियलाइज़ किया जी कि ये जो बदलाव है ये बहुत ज़रूरी है, पहली बात। और दूसरी बात, ऑर्गेनाइजेशन जो सोचती है वो कलेक्टिव सोच होती है। वो 5-6 ब्रेन्स, बेस्ट ब्रेन्स जुड़ते हैं, उसके ऊपर विचार करते हैं और उसमें से फिर डिसीजन निकलता है। कई सारे ऐसे डिसीजंस थे जो स्टार्टिंग में मुझे खुद अपने करियर के हिसाब से अच्छे नहीं लगे हो, लेकिन आज जब मैं यहाँ पे हूँ, मैं आज जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे खुद लगता है कि मेरे करियर के लिए कितने अच्छे डिसीजंस थे जी। जो उसी तरीके से मैं इन लोगों की भी बात करूँगा। ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के हित में बहुत ये अच्छी चीज़ में क्या है जी, ये सोच के फैसले लेती है। तो कभी उन फैसलों की वजह से किसी को लग सकता है कि मुझे साइड किया गया, दरकिनार किया गया।
उसमें मैं समझता हूँ कि डीमोरलाइज ना होते हुए जिस जगह पे आपको भेजा है उस जगह पे आप बेस्ट अपना कंट्रीब्यूशन क्या दे सकते हैं वो देखना चाहिए। अल्टीमेटली जैसे कुछ दिन पहले जब यहाँ से मेरे कुछ ऑफिसर्स ट्रांसफ़र हुए थे जी, हम फेयरवेल दे रहे थे जी, वहाँ पे भी मैंने ये बात कही थी कि आप यहाँ पे कितना टाइम रहे हैं ये मैटर नहीं करता। आप यहाँ 2 साल रहे, आप यहाँ 3 साल रहे, जिस जगह पे आपको पोस्ट किया गया है जी, वहाँ कितना टाइम आप रहे, तो दैट पीरियड इज़ नॉट डजेंट मैटर, व्हाट यू हैव कंट्रीब्यूटेड देयर। आप जब वहाँ रहे तब आपने लोगों की सेवा में कितना अपना योगदान दिया वो मायने रखता है। आपने अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूवमेंट के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए और क्या वहाँ पे काम किया वो मायने रखता है। और मैं समझता हूँ कि जिस जगह हमें भेजा जाए, वी आर लाइक पीपल्स सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट, जिस जगह पे हमें भेजा जाए उस जगह पे जो आपको जिम्मेदारी है और जो जिन लोगों के लिए आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, क्या योगदान आप वहाँ पे दे सकते हैं, उस पर हमें फोकस करना चाहिए रादर देन आवर कंफर्ट्स, हमारे अपने कंफर्ट्स में कि यहाँ रखते तो मुझे ये मिलता, वहाँ रखते तो मुझे वो मिलता। उससे अच्छा है कि हम लोगों के लिए किस तरह काम आ सकते हैं वो हमें सोचना चाहिए। दैट्स व्हाट इट इज़। एसएसपी साहब, एक आखिरी सवाल, इस कार्यक्रम के बिल्कुल समापन की तरफ हैं अब हम। एसएसपी साहब, एक मैं पुलिस और पब्लिक के बीच के जो रिश्ता है उसकी मैं बात करना चाहूँगा। अमूमन देखा ये गया है कि आपके महकमे में अगर हम किसी एक पर्टिकुलर थाने की बात करते हैं तो एक बड़ा अजीब तरह का प्राणी जो है वो वहाँ पर मौजूद पाया जाता है, और बड़ी हैरत की बात है कि वो महकमे में, विभाग में उसका कोई पद नहीं है, उसकी कोई भर्ती नहीं होती है, और उसे कार्य खास के नाम से, मतलब खास तरीके का काम करने वाला कार्य खास के नाम से जाना जाता है। और ये उपमा ऐसी है जैसे मैदानी जंग हम कहा करते थे, ऐलाने जंग कहते थे, शेरे पंजाब कहते थे, ऐसे ही कार्य खास। तो ये जो प्राणी है कार्य खास नाम का, ये अमूमन हर थाने में पाया जाता है और ये जग विदित है। मेरा आपसे सवाल ये है कि इस तरीके की जो धारणाएं हम पब्लिक में बनती हैं कि आपका कोई समस्या है, आपका कोई मसला है, तो आप इस तरीके से उसको रिकंसाइल कीजिए, दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्रेजुडाइस विच वी हैव सीन इन द पब्लिक, एंड व्हाट्स योर स्टैंस ऑन इट, एंड इज वट एवर द डेजिग्नेशन और द उपमा जो मैंने अभी दी, इट रियली एग्जिस्ट करती है कहीं? मैं इसमें ज़रूर बताना चाहूँगा। कार्य खास जो ये आपने कहा, ये मेरे नॉलेज में है। इस तरीके की एक पदवी जो थाने में पोस्टेड लोग हैं उनकी तरफ से, थाने में जिनका रेगुलरली आना जाना है उनकी तरफ से, और जो ज़्यादा थाने के साथ जुड़े हुए लोग हैं, पब्लिक है, उनकी तरफ से किसी को दी जाती है जी। ऐसा कोई हमारे उसमें प्रोविज़न बिल्कुल ही नहीं। लेकिन ये देखा गया है अमूमन कि जो वहाँ पे कांस्टेबल सिलेक्शन ग्रेड हेड कांस्टेबल इस रैंक में जनरली, तो जो भी वहाँ ज़्यादा अच्छे से दौड़ भाग करने वाला आदमी होगा, जिसके ऊपर एसएचओ साहब को ज़्यादा फेथ होगा, उस तरीके का एक कोई व्यक्ति होगा, उसको कार्य खास जनरली देखा गया। इसमें मैं एकदम क्लियरली आपको बताना चाहूँगा दैट वी आर गोइंग फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सिंपली, एकदम सिंपली डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स कि अगर हमारी हायरार्किकल स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपके पास इंस्पेक्टर है जो एसएचओ है, उसके पास सब इंस्पेक्टर्स है, एएसआईज है, हेड कांस्टेबल्स वगैरह वगैरह, सो उसी तरीके से वो जिम्मेदारी और उसी तरीके से वो अथॉरिटी दी जानी चाहिए। इस विचार का मैं हूँ और उस दिशा में मैं प्रयास भी कर रहा हूँ, सिर्फ विचार नहीं रख रहा हूँ, कृति में भी उसको ला रहा हूँ जी। हम एक क्रिटिकल पॉइंट पे इसमें पहुँचे हैं कि हम वेट कर रहे हैं कि हमारे पास जो नए सब इंस्पेक्टर्स का बैच है वो जल्दी से हमारे पास आ जाए। जैसे ही वो हमारे दस्ते में आएंगे तो वो बदलाव आप एक्चुअली ग्राउंड में रिफ्लेक्ट होता हुआ देखेंगे। इसमें अमूमन ये होता है कि जैसे किसी भी पुलिस स्टेशन में आपका मुंशी, आपके जो अच्छे आईओज़ है, आपके एसएचओ, तामीली, आपके कार्य खास, ऐसे कुछ 5-6 लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा काम पड़ता है और जिनको बहुत ज़्यादा फिर एक फीलिंग ऐसे जैसे आती है, जैसे कार्य खास जैसे आपने कहा उस तरीके की। सो दैट नीड्स टू बी समवेयर लुक्ड इनटू विच आई फेल्ट, और उसके बाद मैंने ये बदलाव उसमें लाना शुरू कर दिया है जी। हम धीरे धीरे बीट्स को स्ट्रेंथन करने की तरफ चल रहे हैं जी। जब बीट स्ट्रेंथन हो जाएगी ऑटोमेटिकली देयर विल बी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क, जिससे लोगों को इमीडिएट अप्रोच करने के लिए एक पॉइंट मिलेगा
बीट्स मिलेंगे, नज़दीक होंगे। उसमें हमारे एएसआई रैंक के ऑफिसर्स होंगे जो सुनेंगे उनकी बात को, उनकी कंप्लेंट्स को सॉल्व भी करेंगे। और एक वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बजाय हमारे पास एक थाने की जुरिस्डिक्शन में 4-5 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे जहाँ पे लोग जा सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, अपने ग्रीवेंसेस सुना सकते हैं और उनका रेड्रेसल हम वहाँ पे कर सकते हैं। सो इस दिशा में हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और उसमें आप बहुत जल्द उसमें ग्राउंड पे उसका इम्पैक्ट देखेंगे। आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो कार्य खास जैसे मैंने जिक्र किया आपसे, इसकी जो छवि मैं अब स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, समाज में कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है क्या इसको, और ये एग्जिस्ट नहीं करता महकमे में, जैसे मैंने पहले कहा और आपने भी माना, क्या इसको सुधारने की दिशा में कोई काम जैसे आपने बोला और इस पे प्रैक्टिकली होने जा रहा है? दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। एसएसपी साहब, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और आपने उन तमाम ऐसे बर्निंग इश्यूज़ पे हमसे बात की जिन पर मुझे लगता है बहुत कम ही चर्चा होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्रोताओं, ये थे एसएसपी जम्मू श्रीधर पाटिल, जिनसे हमने उन तमाम मुद्दों पर बड़ी गंभीरता से विचार विमर्श किया जिनको शायद ही कभी छुआ गया हो। मसलन सबसे पहले हमने बात की हत्याओं की, उस कड़ी दर कड़ी सिलसिलेवार घटनाओं की जो आज तक सुलझ नहीं पाई, और उसमें सीधा सवाल इनसे ये था कि पुलिस जिस तरीके से सीआरपीसी की धारा 174 लगाकर अधिकतर मामलों से पल्ला झाड़ती है, तो उसको लेकर विभाग क्या कर रहा है। इसके अतिरिक्त हमने बात की जम्मू पुलिस की कार्यकुशलता, खास तौर से रात के वक्त जो अपराध के लिए एक बड़ा मुफीद समय माना जाता है, जम्मू पुलिस क्या कर रही है। नशों पर जम्मू पुलिस का जो काम करने का ढंग है वो कैसा है, और उसमें जो प्रोफेशनल हैजर्ड्स, जो व्यावसायिक परेशानियां आती हैं, जिसमें क्षेत्राधिकार एक बड़ी समस्या थी, पुलिस अधिकारियों का जो आपस में कोऑर्डिनेशन है वो एक बड़ी समस्या थी। तो इस मुद्दे पर भी एसएसपी जम्मू ने अपनी बड़ी बेबाक राय जो है वो आपके समक्ष रखी। और एक आखिरी सवाल जो मैंने एसएसपी जम्मू से किया, जो जुड़ा था हमारे इस समुच्चे प्रांत के थानों की छवि के साथ। अमूमन एक कयास लगाया जाता है कि हर थाने में कार्यखास नाम का एक जो व्यक्ति विशेष पाया जाता है, और उसका जो एग्जिस्टेंस है वो भौतिक तौर पर कहीं होता नहीं है, लेकिन बावजूद उसके एक ऐसी धारणा बन चुकी है कि कार्यखास जो है वो एक कड़ी का काम करता है जनता और पुलिस का, उस संबंधित अधिकारी के बीच जो किसी थाने विशेष में तैनात होता है। तो एसएसपी साहब ने इस मुद्दे पर भी अपनी राय जो है बड़ी स्पष्टवादिता के साथ रखी और ये बताने की कोशिश की कि आने वाले वक्त में जो एक नया बैच सब इंस्पेक्टर्स का आ रहा है, उनको कैसे विभिन्न थानों में जो है वो प्रयोग में लाया जाएगा, ताकि पुलिस का ये जो बुनियादी ढांचा है, भौतिक और बुनियादी जो ढांचा है, उसमें सुधार हो सके। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, इस यकीन के साथ कि पुनः आपके साथ फिर भेंट होगी किसी और नई राजनीतिक शख्सियत के साथ या किसी ब्यूरोक्रेट के साथ, उन तमाम मुद्दों को लेकर जो लगभग अनछुए ही रहते हैं। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार, शब खैर।